तो चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस क्लास को। लेकिन स्टार्ट करने के पहले हल्का सा पीछे का रिवीजन जो है वो हम कर लेते कि कल हमने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। सर कल हमने यहां पे बात की थी कि सर देखिए, अगर मैं कंपनी के बारे में बात करूं या फिर अगर मैं एलएलपी के बारे में बात करूं तो ये बोले एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाती है, राइट। इसका मतलब ये है कि कानून की नजरों में अगर ये एक अलग इंसान है तो आगे चल के इसके पैदा होने के बाद में जो भी काम किया जाएगा ये बोले आप इसी के नाम पे कर सकते हो, जिसके लिए आप उसे ही लाइबल मान के चलोगे, ना कि उसके क्रिएटर्स को, उसके मेंबर्स को, उसके पार्टनर्स को। बोले ठीक है भाई साहब, लेकिन बोले एक बात ध्यान रखिएगा। क्या सर? बोले जब आप यहां पे बात करते हैं किस चीज के बारे में, सेपरेट लीगल एंटिटी होने के बारे में, तो सर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये चीज का गलत फायदा उठाने की कोशिश करें और इस चीज को गलत इंटेंशन के साथ में, क्रेडिटर्स के साथ में फ्रॉड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल जो है वो बोले करना चाहे, या फिर गवर्नमेंट के साथ में फ्रॉड करना चाहे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बोले ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो ऐसे केस में भले ही बोले सेपरेट लीगल एंटिटी को क्रिएट किया गया होगा, भले ही बोले एक कंपनी को बनाया गया होगा, भले ही बाकी पर्पस के लिए, ध्यान से सुनिएगा, भले ही बाकी पर्पस के लिए अभी भी हम मान के चलेंगे कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन अगर आपने मालाफाइड इंटेंशन, मालाफाइड मतलब रॉन्ग इंटेंशन, अगर आपने मालाफाइड इंटेंशन के साथ में कंपनी को क्रिएट किया होगा, या अगर आपने कोई भी काम किया होगा कंपनी का नाम लेके, कंपनी के कंधे पे बंदूक रख के अगर आपने गोली चलाई होगी, तो जो बंदा गोली चलाने वाला था उसको यहां पे रिस्पॉन्सिबल मान के चला जाएगा, ना कि उस कंपनी को रिस्पॉन्सिबल मान के चला जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। तो हमने बात की थी सर कि कौन से केसेस में ऐसा किया जा सकता है कि जो कॉर्पोरेट व्हील है, जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है, उसको इग्नोर किया जा सकता है और उसके पीछे जो मेंबर्स रहेंगे उनको बोले लाइबल मान के चला जा सकता है, और या फिर डायरेक्टर्स को लाइबल मान के चला जा सकता है। बोले ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद में हमने डिटेल में बात करी यहां पे पार्टनरशिप के बारे में, एलएलपी के बारे में और कंपनी के बारे में। हालांकि एक पॉइंट यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट नंबर 6 जो है ये आपका रिपीट हो गया था, ठीक है। भावनाओं में बह गए थे प्रवीण सर, जिसकी वजह से पॉइंट नंबर 6 जो है वो आपका यहां पे रिपीट हो गया था। पहला पॉइंट और छठा पॉइंट जो है वो दोनों सेम है। ये मैं उस टाइम पे ध्यान दे नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई साहब। लेकिन अब इसके बाद में लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस। अगला जो टॉपिक हमारा है इसको हम यहां पे नाम दे सकते हैं क्या? बोले सर नाम दे सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। सब बोले ध्यान से सुनिएगा, कंपनीज जो है उसे बोले अलग अलग टाइप से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, और या फिर आप इसको नाम दे सकते हो दूसरा क्या? बोले टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्या नाम दे सकते हैं इसको? टाइप्स ऑफ कंपनीज नाम जो है वो भी बोले सिंपली इसको दिया जा सकता है, ये टॉपिक को अगर मैं एग्जैक्टली यहां पे बात करूं तो, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, जब बोले आप यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के बारे में बात कर रहे हो ना, तो बोले सर बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जिसके हिसाब से आप कंपनी की बात जो है वो बोले कर सकते हैं। सर कैसे? सर फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल दो या ऑन द बेसिस ऑफ लॉ बोल दो आप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ भी बोला जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो भी बोले आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, और ये ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि जो कंटेंट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं उसमें से कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो कि शायद आपके मॉड्यूल में दिया हुआ नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल जो आपको इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है उसमें ये दिया हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है। गॉट द पॉइंट? लेकिन सर ध्यान से, हमने पहले ही दिन आपको ये बोल दिया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सीएसडब्ल्यूटी के सिलेबस में आपको क्या दिया हुआ है, सीए फाउंडेशन के सिलेबस में आपको क्या दिया हुआ है, वो चीज को अपन यहां पे पढ़ें। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि आपको जो नॉलेज प्रोवाइड की जाए वो ऐसी प्रोवाइड की जाए जिससे कि आगे वाला जो पड़ाव आपका आएगा, अगले वाला सेकेंड लेवल का पड़ाव जो आपका आएगा, उस पड़ाव के अंदर इंटर वाला जो पड़ाव आपका आएगा वहां पे आपको कोई दिक्कत जो है वो फेस करनी ना पड़े। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। चलिए, तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ या ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो यहां पे गौर फरमाइएगा
क्या कहता है? बोले भाई साहब ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ और रजिस्ट्रेशन आपकी जो कंपनी है इसको बोले आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी सर? एक आपकी हो सकती है जिसको नाम दिया जा सकता है चार्टर कंपनी। ठीक है, दूसरा बोले आपकी हो सकती है बोले रजिस्टर्ड कंपनी, और तीसरी आपकी हो सकती है जिसे आप नाम दे सकते हैं क्या? बोले स्पेशल एक्ट कंपनी। ये 3 भाई साहब, सर कहां रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके बेसिस पे बात करें, ध्यान से सुनिएगा। कहां रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके हिसाब से यहां पे बात करें। सर मतलब समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? ये ध्यान से सुनिएगा। कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि किसी कंट्री के, ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि किसी कंट्री के संविधान के हिसाब से अगर कोई कंपनी बनाई गई होगी। क्या बात कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से? सर हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके हिसाब से कोई कंपनी नहीं बनाई गई है, और आज के डेट में ऐसी कंपनी जो है इंडिया में तो कोई भी नहीं है। गॉट द पॉइंट? फॉरेन में अगर होगी तो उतना नॉलेज प्रवीण सर को नहीं है भाई साहब, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन सर बोले आज के डेट में ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती है। पर अगर मैं इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बात करूं, ये ध्यान से सुनिएगा, आपने शायद सुना होगा इंडिया में देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हुआ करती थी। सर ये कौन से एक्ट के हिसाब से बनाई गई थी? पूरे कंट्री के ऊपर वो टाइम के अंदर जो एक कानून हुआ करता था, जो पूरे कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल हुआ करता था। जैसे अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूं, हमारा संविधान, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई ऐसी कंपनी आपने बनाई होगी जिसको पावर कहां से मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? चार्टर कंपनी का नाम जो है वो दिया जाएगा। ये समझ में? क्या इंडिया में ऐसी कोई कंपनी है? नहीं सर। क्या इंडिया में पहले ऐसी कोई कंपनी थी? यस सर। कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश राज में जब हमारे कंट्री में काम किया जाता था, आपने कई बार सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वैसा कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको मारने की सजा जो है वो सुना दी, या भगत सिंह जी को फांसी की सजा जो है वो सुनाई थी। बोले ये समझा? सर बोले पूरे कंट्री के अंदर काम करने की जिम्मेदारी जो है वो एक कंपनी को आपने दी हुई है, तो उसे क्या नाम दे दिया जाएगा? चार्टर कंपनी का नाम दिया जाएगा। सर अगर मैं वर्ड्स में कहना चाहूं, व्हेन, इसको मैं ना एक काम करता हूं और थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि अपने को एक ही पेज के अंदर पूरी कहानी जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, व्हेन a company is registered under charter or constitution of any country, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चार्टर कंपनी। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगला आता है आपका, जिसको आप नाम क्या दे सकते हैं सर? रजिस्टर्ड कंपनी। भाई साहब इंडिया में जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, या पुराने जो कंपनीज एक्ट हुआ करते थे उनके हिसाब से जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी वो बोले आपकी इसमें आ जाएगी भाई साहब। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो इसको आप नाम दे सकते हैं एक और, क्या सब? बोले जनरल कंपनी। जस्ट अ सेकेंड, इसको आप नाम दे सकते हैं जनरल कंपनी। राइट? ऐसा कोई बोले अलग से चार्टर नहीं बना हुआ है, ऐसा कोई अलग से आपका कानून नहीं बना हुआ है। कंपनीज एक्ट 2013 जिसके हिसाब से सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसे कहा जाएगा क्या? रजिस्टर्ड कंपनी बोल दो या जनरल कंपनी बोल दो। रजिस्टर्ड एज पर the general law of the country applicable on the
कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन सच कंट्री। ये समझ में आया? दोनों का एग्जाम्पल जो है वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं भाई साहब। सबसे पहले अगर मैं चार्टर वाले की बात करूं तो एग्जाम्पल सब बोले ईस्ट इंडिया कंपनी इन ब्रिटिश रूल। ठीक है, जब बोले हमारे कंट्री में ब्रिटिश लोगों का राज हुआ करता था, वो टाइम पे जो हमारी कंट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उसे आप चार्टर कंपनी का नाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में दूसरा, अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल की बात करूं तो बोले सर एग्जाम्पल आप बात कर लीजिए रिलायंस के बारे में। ठीक है, आप बात कर लीजिए टाटा लिमिटेड के बारे में, आप बात कर लीजिए भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में, भेल के बारे में। ठीक है, या फिर आप बात कर लीजिए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के बारे में, सेल जिसे कहा जाता है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, आप उसके बारे में बात कर लीजिए। ये सब इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। ठीक है, बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में आता है अगले वाला, जिसे क्या कहा जाएगा, स्पेशल एक्ट कंपनी। सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, हालांकि इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि किसी कंपनी को बनाने के लिए अलग से कानून बनाया गया। वैसे बोले जनरल कानून बना हुआ जिसका नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कई बार आपको ऐसा मिलेगा बोले अलग से कानून बनाया जाएगा, उसके हिसाब से कंपनी को क्या किया जाएगा, इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ये समझ में, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगर मैं स्पेशल एक्ट कंपनी के बारे में बात करूं, द कंपनी और द एसोसिएशन created under any special act of parliament। ठीक है, ये पार्लियामेंट भाई साहब हम अपने कंट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में शायद पार्लियामेंट को कुछ और कहते होंगे। ये समझ में आया सर? फॉर एग्जांपल ये ध्यान से भाई साहब, आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप बात करते हैं अबाउट LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सर ये कंपनी है, बोले LIC जो है वो एक कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को बनाने के लिए एक अलग से कानून बनाया गया जिसको नाम क्या दिया गया, LIC एक्ट। ठीक है, कंपनी बनाने के लिए अलग से कानून, यह कानून बनाया गया ताकि कंपनी को क्या किया जा सके, इनकॉर्पोरेट किया जा सके। LIC एक्ट जो कि बोले 1956 का था, ये समझा? या फिर इसके अलावा एक और कंपनी, सब बोले UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है, बोले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके लिए अलग से कानून बनाया गया जिसको नाम क्या दिया गया, UTI एक्ट, जो कि कब आया था, सब बोले 1963 में आया था। ये समझ में आया? और या फिर भाई साहब आप अपने इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं CA लोगों की बात करूं तो ICAI इंस्टीट्यूट है, जो कि एक कंपनी ही बोल सकता है आप इस चीज को। गॉट द पॉइंट, कंपनी ही आप इसको बोल सकते हैं। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट जो है वो बनाया गया 1949 में या 8 में, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। फिर ICSI सब बोले कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट बनाया गया जो कि 1980 का है। फिर उसके बाद में बोले ICAI, वापस से सर ये कॉस्ट अकाउंटेंट वाला। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट जो कि 1948 में आया। अब ये कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ऐसा था जो आगे पीछे हुआ है। ये देख लेना एक बार कि ये सही है या नहीं है। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। तो इसे कहा जाएगा स्पेशल एक्ट कंपनी। ये ध्यान से सुनिए सर, बोले जितनी भी कंपनीज आपकी रहती है ना, उन कंपनीज को ब्रॉडली अगर अपन बात करें, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये कैटेगरी में आपने बता दिया तो आप दूसरी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है जब मैं ये पढ़ा देता हूं ना, तो बच्चों का सवाल आता है, सर इसका मतलब जो रिलायंस कंपनी है क्या वो पब्लिक कंपनी नहीं है क्या? ये कौन सा सवाल हो भाई साहब, क्यों नहीं है? सर क्योंकि आपने बताया था ना कि ये तो बोले आपकी जनरल वाली कंपनी होगी। तो अगर आप बोले ऑलरेडी कंपनी को एक कैटेगरी में डाल चुके हो तो उसको बोले आप दूसरी कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो? अरे भैया पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना, दोनों को पढ़ने का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग है। अभी ध्यान से सुनिएगा, क्या हमने एक टर्म के बारे में बात किया, हमने कहा सर देयर कैन बी समवन
कॉल्ड एज व्हाट, स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट की कैटेगरी चेंज करने के बारे में बात करूं तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सर एक तो बोले ऐसे वाला बच्चा हो सकता है जो कि 10th क्लास तक पढ़ाई करता है, एक ऐसे वाला बच्चा हो सकता है जो 12th तक पढ़ाई करता है, और एक ऐसे वाला बच्चा हो सकता है जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ाई करता है। ये समझ में, डज इट मीन कि जहां आपने बोला कि अरे सर अगर बच्चा ग्रेजुएशन वाला होगा तो ऐसे केस में आप उसको बीएससी में कैसे डाल सकते हो, ग्रेजुएशन का मतलब जो वो तो बीकॉम होता है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या? बताओ जरा मेरे को एक बात, ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? बैचलर। सर बैचलर की डिग्री के लिए जो पढ़ाई कर रहा होगा उसे ग्रेजुएशन कहा जाता है, 12th के बाद वाला जो रहता है वो। नहीं सर ऐसे कैसे सर? सर बोले हमारे नजरों में तो ग्रेजुएशन का मतलब होता है बीए एलएलबी करना। तो आप बोले उसको स्टूडेंट कैसे बोल सकते हो? ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे सर। सर बोले तीनों का, ये ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बोले पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये आप अलग बात कर रहे हो, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और गौर फरमाइएगा भाई साहब, ठीक है, लंबा चौड़ा टॉपिक ही आपका रहने वाला है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर बोले अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, ये बहुत ध्यान से सुनिए भाई साहब, अगर मैं मेंबर्स के बेसिस पे बात करूं तो सर आपने शायद कहीं और कुछ और पढ़ा हुआ होगा, शायद आपके स्टडी मटेरियल में भी अलग दिया होगा, लेकिन मेरा जो यहां पे पढ़ाने का तरीका है, मैं चाहता हूं दिमाग में आपके बातें जो है वो क्या रहे, एकदम क्लियर रहे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये चीज पूरी अच्छे तरीके से बता रहा हूं। सर दो टाइप की कंपनी हो सकती है, एक आपकी रहेगी जिसे कहा जाता है प्राइवेट वाली कंपनी, और दूसरी आपकी होगी जिसे कहा जाता है पब्लिक वाली कंपनी। सर एक और होती है ना जिसे ओपीसी कहा जाता है, तो ये ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले प्राइवेट कंपनी जो है इसको बोले आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें से एक को नाम दिया जाता है ओपीसी और दूसरे को नाम दिया जाता है प्राइवेट कंपनी। सर मतलब? अरे मतलब ओपीसी जो है ये एक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ही है, जो ओपीसी कंपनी है ना वो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ही है, ये ध्यान रखिएगा। सर मेंबरशिप के बेसिस पे अलग से बता दिया, एक होती है ओपीसी, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। तो हमें क्या लगता है कि ओपीसी प्राइवेट ही नहीं होती? अरे नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से, ओपीसी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी ही होती है, बस उसमें एक अलग से फीचर दे दिया कि जो मेंबर रहेगा ना ओपीसी का वो ले दे के एक ही रहने वाला है। देयर विल बी ओनली वन मेंबर, मिनिमम की बात करो तो एक रहेगा, मैक्सिमम की बात करो तो एक रहेगा। अब ये मत बोलना जब एक ही रहेगा तो मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो, एग्जाम बता रहा हूं। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां ओपीसी के बारे में बात करूं तो सर ओपीसी जो है ये बोले यहां पे आपके जो मेंबर्स रहने वाले हैं, ठीक है, मेंबर्स की बात अगर आप करोगे तो यहां पे जो मेंबर्स आपके हैं वो रहेगा आपका कितना, एक। मिनिमम की बात करोगे तो एक रहेगा, और मैक्सिमम की बात करोगे तो भी कितना रहेगा, एक ही रहेगा सर। बोले ठीक है सर, लेकिन वहीं पे अगर मैं प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करूं, अदर प्राइवेट कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कहा गया कि यहां पे जो आपके मेंबर्स रहने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो बोले 2 रहेगा, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो कितना रहेगा, बोले 200 रहेगा। सर एक काम करते हैं, ये वाली चीज को ना अपन थोड़ा सा अलग से समझते हैं, मैं आपको ये पूरी कहानी जो है वो अलग से समझाता हूं अगले पेज पे, काहे थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा। सर हमने कहा देयर कैन बी अ टाइप ऑफ कंपनी जिसको नाम दिया जाता है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, या फिर अगर आप शॉर्ट में इसको नाम देना चाहे तो आप इसको ओपीसी भी बुला सकते हैं। सर सबसे पहली बात ये कि ऐसा कोई कंसेप्ट पहले नहीं हुआ करता था, दिस कंसेप्ट, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट, इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 ओनली। इसके पहले ये फंडा होता ही नहीं था बोले, ठीक है। सर दूसरी बात ये कि अगर मैं 1 पर्सन कंपनी के बारे में बात करूं तो इट इज अ प्राइवेट कंपनी विथ सम
यूनिक फीचर। गॉट द पॉइंट? क्या यूनिक फीचर है? मेंबर एक ही रहेगा सर। अगर बोले आप बात करते हैं किसके बारे में, प्राइवेट सॉरी 1% कंपनी के मेंबर के बारे में, तो सर मेंबर के बारे में एक बात यहां पे क्या आती है, ध्यान रखिएगा। बोले मेंबर में चाहे आप मिनिमम की बात करो चाहे आप मैक्सिमम की बात करोगे, देयर विल बी ओनली 1%। कितने लोग रहेंगे? बोले एक ही बंदा रहेगा, ये पहली बात। लेकिन साथ में मेरे भाई दूसरी एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा। क्या? सो बोले ये जो एक बंदा रहेगा ना, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक बंदा रहेगा ये बोले आपका नेचुरल पर्सन रहना चाहिए। सर 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 एक बात बताओ, क्या एक कंपनी जो है या एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो बोले ओपीसी नहीं बना सकता क्या? तो जवाब है नहीं सर। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला गया भाई साहब? एक नेचुरल पर्सन जो है वही एक ऐसा बंदा हो सकता है जो कि ओपीसी का क्या रहे, मेंबर रहे। ये पहली बात। अच्छा दूसरी बात सर, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्या कि ये जो बंदा रहेगा ये बोले कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? ये तो कॉन्ट्रैक्ट का हुआ है ना सर बेस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने ये चीज के बारे में बात की थी। क्या कहा था भाई साहब? हमने वहां पे 3 बातें कही थी। सबसे पहली बात, बंदा जो है वो आपका मेजर रहे तो बहुत अच्छी बात है, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये बंदा बोले आपका साउंड माइंड का रहना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ ऑफ लैंड। ठीक है सर? बोले अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज कंफर्म नहीं होती है तो बंदा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, ओबीसी का मेंबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अच्छा इसके बाद में तीसरा एक पॉइंट और भी यहां पे आता है, क्या? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, या ये बंदा इंडियन सिटीजन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या सर? सर बोले ही कैन बी रेसिडेंट भी चलेगा और ही कैन बी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अगर रहा ना तो भी चलेगा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, ये वाली चीज पहले नहीं बोली थी। पहले ये बोला गया था कि बंदा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहना चाहिए। लेकिन बाद में ये कहा गया कि रे जान दो यार, अगर बंदा इंडिया का सिटीजन होगा, अगर इंडिया के बाहर वो बंदा रहता है, एनआरआई बन चुका है बंदा, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, अगर वैसा बन चुका होगा तो वो बंदा भी बोले इंडिया में आकर अगर काम करना चाहे, अगर ओपीसी बनाना चाहे तो बना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में, ये यहां पे बोला गया। और हाँ यहां पे एक बात और गौर फरमाइएगा कि जब आपने बोला अबाउट द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बाकी जगहों पे आपको यह बोला गया है कि वो बंदा 182 डेज इंडिया में रहा हो पिछले साल, ऐसा होना जरूरी है। बट ओपीसी के केस में कहा गया है कि जब आप बोले रेसिडेंट के बारे में बात करते हो तो ही शुड बी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाकी कहीं और जब आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कहा गया 182 डेज होना जरूरी है, लेकिन अगर आप ओपीसी के बारे में बात करते हो तो क्या कहा गया है, 120 दिन में अगर इंडिया में रहा ना तो भी बोले उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बात है? रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 120 डेज की रिक्वायरमेंट जो भाई आपको दी गई है, इन इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो इमीडिएटली पिछले वाला अपना साल गया ना, वो साल के बारे में अगर आप बात करते हो तो उसका क्या होना जरूरी है, इंडिया में 120 डेज रहना क्या होगा, जरूरी होगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब, ये कहानी जो है वो भी अपने को समझ में आ गई। लेकिन फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है उस पर भी गौर फरमाइएगा भाई साहब। क्या सर? बोले अगर मैं ओपीसी के नेम के बारे में बात करूं, नेम ऑफ ओपीसी कंपनी shall have word OPC
इन इट। सब बोले एग्जाम्पल कुछ बताएंगे क्या यहां पे? तो ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल है भाई साहब, बोले ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ऐसे नाम हो सकता है। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ए प्राइवेट लिमिटेड, और यहां पे नीचे में लिख दिया आपने क्या, ओपीसी। मतलब नाम को देखने से ही समझ में आना चाहिए कि भाई साहब जो कंपनी के साथ में आप डील करने की बात कर रहे हो ना, वो कंपनी क्या है, वो ओपीसी वाली कंपनी, 1 पर्सन वाली कंपनी है। यानी कि इस कंपनी में ले दे के एक ही मेंबर जो है वो आपका रहने वाला। ये समझ में आया? बोले ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या अगर जो मेंबर है कंपनी का, अगर वो मर गया तो? ले हो सर, कंपनी में एक ही मेंबर था, कंपनी में मेंबर एक ही था, अगर वो मेंबर मर गया तो कंपनी लावारिस हो जाएगी। एक काम करते हैं, क्या यहां पे ये भी ध्यान से सुनिएगा सर, बोले यहां पे मेंबर जो रहेगा ये बोले क्या करेगा, अपनी इस कंपनी के अंदर एक नॉमिनी को भी अपॉइंट करेगा। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। क्या, मान लीजिए फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन जिनका नाम क्या है, मिस्टर चचा, ठीक है, चचा नहीं चिचा। देयर इज अ पर्सन जिनका नाम क्या है, मिस्टर चिचा। सुना होगा आपने, अरे चिचा सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, बोले आराम कर लीजिए नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर चिचा जो है उनके अगर मैं लीगल एयर के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करेंगे, लीगल एयर्स के बारे में बात करूं, तो एक तो बोले इनकी वाइफ है जो कि कौन है, चीची, ठीक है, दूसरा बोले इनका एक बेटा है, और तीसरा बोले उनकी एक क्या है, डॉटर है भाई साहब। ये समझ में, अगर आप लीगल एयर के बारे में बात करते हो तो ये 3 लोग है। बोले ठीक है सर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि चिचा ने एक कंपनी को स्टार्ट किया था जिसका नाम आपने क्या दिया, बोले ए प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी नहीं आ, क्या बोला आपने, ए प्राइवेट लिमिटेड। और चिचा के पास में 99.99% शेयर्स थे, जैसे कि सेलुमन अंकल के पास में हुआ करते थे। और क्या किया इन्होंने एक शेयर जो है वो अपनी धर्मपत्नी को दे दिया। और कल को जाके अगर मान लीजिए चचा जो हैं वो सही में क्या हो गए, रेस्ट इन पीस हो गए। गॉट द पॉइंट? तो सर ये जो 99.99% शेयर्स है ये किसके पास जाएंगे, सर बोले ये धर्मपत्नी और बेटा और डॉटर, ये तीनों में इक्वली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यस और नो? बोले हाँ सर। कल तक इस कंपनी के 2 मेंबर हुआ करते थे, 2 मालिक हुआ करते थे, एक थे अपने चिचा और दूसरे थे उनकी धर्मपत्नी। लेकिन अब कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता सर। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 200 तक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चलेगा। ये समझ में आया? बोले हाँ सर। लेकिन मुझे एक बात बता दो, क्या ऐसा ओपीसी में चलेगा? क्या चिचा के जाने के बाद में 3 लोग उसके मेंबर बन गए, क्या ये चलेगा? क्या ओपीसी में 3 मेंबर हो सकते हैं? बोले नहीं सर, मिनिमम 1 मेंबर, मैक्सिमम 1 मेंबर, 3 हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 मेंबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं हो सकते। तो क्या करें ऐसे, क्या किया जाए ऐसे में? अब ये ध्यान से सुनिएगा, बोले चिचा को क्या करना पड़ेगा, चिचा को यहां पे, अब अगर ओपीसी कंपनी है, ए ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर ऐसे वाली कंपनी है तो इनको क्या करना होगा, इनमें से किसी एक को अपना नॉमिनी बनाना होगा। अब भैया बेटा जो है वो माइनर है, बेटी जो है वो भी माइनर है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी धर्म पत्नी को क्या बना दिया, नॉमिनी बना दिया भाई साहब। अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सर नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब अगर मैं नॉमिनी के बारे में बात करूं तो क्या मैं ये सेम फीचर्स लगा सकता हूं क्या? यस सर। ये ध्यान से सुनिएगा, द नॉमिनी शैल बी हैविंग सेम फीचर्स एज ऑफ मेंबर। ठीक है, जो फीचर बोले मेंबर का रहेगा, कौन से वाला, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट रहा तो भी चलेगा, नॉन रेसिडेंट रहा तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप रेसिडेंट की बात कर रहे हो तो पिछले साल के अंदर उनका क्या होना जरूरी होगा, हमारी कंट्री में 120 दिन के लिए यहीं पे रहना क्या होगा, जरूरी रहेगा। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर।
बिल्कुल साहब, ये बात जो है वो अपने को समझ में आ गई, इसमें कोई दुराय नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, ये ध्यान से सुनिएगा। अगला जो पॉइंट आता है दैट इज व्हाट, डायरेक्टर्स ऑफ ओपीसी। ओपीसी कंपनी जो है उसमें डायरेक्टर्स का कैसा है सर, तो ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। डायरेक्टर्स की बात अगर आप करोगे तो मिनिमम डायरेक्टर जो है वो रहना चाहिए एक। ठीक है, एक रहना चाहिए। और सर यूजुअली द मेंबर हिमसेल्फ बिकम द डायरेक्टर, यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, अगर मेंबर चाहे तो वो ये भी कह सकते हैं यार मेरे को ना ये काम वाम संभालना नहीं आता है, पैसा वैसा बहुत है बोले अपने पास में भगवान की दया से, दोस्तों की दुआ से, पर ये मेरे को ना मतलब काम मैनेज करना नहीं आता है, पैसा लगा सकता हूँ बोले लेकिन दिमाग नहीं मेरे पास में कि काम कैसे किया जाए, तो आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हो। ये समझा। अच्छा एक बात बताओ सर, बोले आपको ये पता होगा कि फेसबुक कंपनी वॉज स्टार्टेड बाय ओनली वन पर्सन, जिसका नाम क्या था, मार्क जुकरबर्ग। और बहुत सारे टाइम तक ही वॉज ओनली ओनर, ही वॉज द ओनली ओनर ऑफ द कंपनी। बहुत टाइम तक ही वॉज द ओनली ओनर। लेकिन सर क्या मैं कह सकता हूं एक बंदा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कंपनी में जो काम रहेगा वो कम रहने वाला है? इज इट सो? नहीं सर, मतलब काम को मैनेज करने के लिए डायरेक्टर्स आपको ज्यादा भी तो लग सकते हैं ना, है ना? बोले हाँ सर। तो इसीलिए ये ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए क्या कहा गया, माना कि आपकी कंपनी का मालिक एक ही है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो आप बोले मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स तक अपॉइंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं। ये समझ में आया भाई साहब? कितने कर सकते हो? मैक्सिमम 15 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हां, इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या? Even if we want to increase the number above 15, we can do so by passing मेंबर्स रेजोल्यूशन। ठीक है, सो ये रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब होता है बेटा अप्रूवल। मेंबर्स का अप्रूवल जो है वो बोले आपको लेना होगा, और वो लेके आप क्या कर सकते हो, 15 से ज्यादा भी कर सकते हो। मेंबर को पूछ लिया, चाचा सुनो ना मेरी बात तो सुनो ना, क्या? बोले सर हमारे यहाँ पे ना मतलब काम बहुत ज्यादा है सर, और डायरेक्टर्स चाहिए, ले सकते हो। 16, 17, 18, 19, 20 कितने भी चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। ये समझ में आया सब? तो ये पूरी कहानी है। अगर किसके बारे में बात करी जाए तो वन पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी के बारे में बात करी जाए तो। ये समझ में आया? बोले ठीक है सब। चलिए अगला बात करते हैं किसके बारे में, प्राइवेट कंपनी के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में बात करेंगे? बोले सब प्राइवेट कंपनी के बारे में। ठीक है, और ये टॉपिक के बारे में जब अपन बात करेंगे ना तो आपको और चीजें जो है वो दिमाग में क्या होंगी, क्लियर होंगी। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया मेरे भाई, सॉरी। अगर मैं बात करता हूं वन पर्सन कंपनी के बारे में तो इसको डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62 में। ठीक है, किसका? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जिन लोगों सेक्शन याद नहीं होते हैं वो स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा। कौन सा बताया मैंने? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62। अब तुमको तो याद होते नहीं है। कौन सा याद नहीं होगा? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62 जो है वो ओपीसी का है, ये तुमको याद नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। सब बोले अगला जो टॉपिक आपका है उसका नाम क्या है? प्राइवेट कंपनी। सर इसको कहां पे डिफाइन किया गया? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नहीं तुम ध्यान मत दो क्योंकि तुमको याद ही नहीं होता ना। कौन सा सेक्शन याद नहीं होता? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 जो है वो प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करता है, ये तुमको याद नहीं होता है, ये ध्यान रखना। गलती से याद कर मत लेना, ठीक है? अगर याद हो भी रहा होगा तो याद मत करना कि प्राइवेट कंपनी का सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 होता है।
क्या सर मजाक कर रहे हो आप भी। चलिए भाई साहब ध्यान से सुनिएगा। सर बोले अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करूं तो प्राइवेट कंपनी के बारे में सबसे पहली बात आपको यह कहा गया है कि इट इज अ कंपनी having minimum paid up share capital as may be prescribed। सर ये क्या बोला आपने, कुछ समझ में नहीं आया सर। सर दो चीज बता दो, एक तो आपने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, आपने कौन सा वर्ड यूज किया, आपने कहा पेड अप शेयर कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? पेड अप शेयर कैपिटल इसका मतलब क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है सेम एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है, वैसे कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल होता है। इतना पैसा हमने कंपनी को दे दिया और बदले में हमने शेयर्स ले लिए, उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? बोले हाँ से समझ में आ गया। लेकिन आपने क्या लिखा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सर ये कौन प्रेस्क्राइब करता है, ये ध्यान से सुनिएगा। एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, बोले एमसीए डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए डिपार्टमेंट। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द एमसीए डिपार्टमेंट, ठीक है। बाय द रूल्स ऑफ कंपनी। याद है मैंने आपको बताया था कि कंपनी के लिए 38 से भी ज्यादा रूल्स जो है वो आपको दिए गए हैं। तो रूल्स में प्रेस्क्राइब किए जा सकते हैं अलग अलग टाइम पे कि देखो भाई साहब अब इतना रहेगा, अब इतना रहेगा, अब इतना रहेगा प्राइवेट कंपनी का शेयर कैपिटल। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब समझ में आ गया। लेकिन ध्यान से आगे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए कोई टाइम पास मत कीजिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, पूरा आपका बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। क्या कहता है? सब बोले प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएट। सर ये क्या होता है? अरे जैसे एलएलपी के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड होता है, जिसमें क्या लिखा हुआ रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है। पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कितना करेगा, पार्टनर्स प्रॉफिट कितना शेयर करेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। सेम ऐसे ही कंपनी के लिए वही डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। गॉट द पॉइंट? कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, कंपनी में मेंबर्स को कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, और शेयर्स का बायबैक अगर किया जाएगा तो कब किया जाएगा, कितना पैसा पे करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब कहां पे लिखा हुआ रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, बोले बाकी जो बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहेगी वो तो ठीक है, बट द प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तीन बातें कंफर्म करती है। बोले क्या? सबसे पहली बात, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओ, अगर आपके पास में किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सोच रहे होंगे कल मैं ये वाले शेयर्स किसी तो भी और इंसान को बेच देता हूं, क्या बेच सकते हैं क्या? शायद नहीं। क्यों? शायद आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख के दिया होगा कि देखो साहब आप एक प्राइवेट कंपनी के मेंबर हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अगर आप अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो हमारी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि ये वाले शेयर्स आप कंपनी के ही एग्जिस्टिंग मेंबर्स को बेचोगे, इसके अलावा किसी और को नहीं बेचोगे।
किसको बेचोगे? कंपनी के ही एग्जिस्टिंग मेंबर्स को बेचोगे। इसके अलावा कुछ भी कंडीशन हो सकती है। बोले बेचना चाहते हो बेच देना, पहले बोले कंपनी के मैनेजमेंट को ऑफर करना, अगर मैनेजमेंट ने लेने से मना कर दिया तो बाहर वाले को ऑफर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कंडीशन हो सकती है भाई साहब, ये समझ में आया? कहने का मना नहीं है, बेच देना, प्रोहिबिशन नहीं किया, बेच देना बोले, लेकिन ध्यान ये रखना कि आपको रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे जो कि आर्टिकल्स में दिए हुए हैं। ये समझ में आया पहली बात भाई साहब, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड, ये सेकंड वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या सर? बोले कहा गया है दैट मेंबर्स, ठीक है, जिनको कि आप मालिक भी बोल सकते हैं, द मेंबर्स और द ओनर्स, सॉरी इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं मैं ताकि सामने में लिख सकूं कि मैक्सिमम मेंबर्स और ओनर्स, लेकिन एक और बात ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पे मैं नहीं बोल रहा, ये लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ठीक है। बोले अगर आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो ओपीसी है, ठीक है, तो जिन लोगों ने ये कहा था या जो लोग बोल रहे होंगे सर ऐसा थोड़ी होता है, प्राइवेट कंपनी ओपीसी कंपनी सेम थोड़ी होती है सर, उन लोगों के लिए ये जवाब मैं नहीं बोल रहा, ये ध्यान से सुन लो। कहां है अपना एक्ट? ये रहा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2000। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 है। सेक्शन नंबर 2 में जा रहा हूं मैं। सेक्शन नंबर 2 में कौन सा सेक्शन था? प्राइवेट कंपनी का। आपको तो याद ही नहीं होता, आप कैसे बताओगे? है कोई है क्या तुम में से जिसको याद होता हो? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर कौन सा था बेटा? सॉरी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर कौन सा था बेटा? नहीं तुम मत बताओ, तुमको तो याद ही नहीं होता ना, तुम ट्राई मत करो। 62 कौन सा था? ओपीसी कंपनी के बारे में था, ठीक है। फिर इसके बाद में 68 जो है, ये देखिए यहां पे दिया हुआ है, इसको मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, इसको मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये होता ही नहीं है, ठीक है। यहां पे देखिए भाई साहब, सेकंड वाला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? सेकंड वाला पॉइंट जो है, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसको ऐप को चेंज कर देता हूं। ये वाला ऐप जो है मेरे इसमें होगा क्या? आई डोंट नो वेदर आई हैव इट और नॉट। ओ माय गॉड, टू लव नहीं है, वो एक्ट नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पे देखो, अगर देख पा रहे हो थोड़ा ऐसे करके देखना, ऐसे करके। सेकंड वाला जो पॉइंट दिया हुआ है कहता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। ले भाई साहब एक बात बताओ, अगर प्राइवेट कंपनी और ओपीसी दोनों अलग अलग हैं तो यहां क्यों लिखा हुआ आपने उसको? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ओपीसी वर्ड क्यों लिखा हुआ है तुमने, अगर दोनों अलग अलग है तो? सर क्योंकि ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी जिसमें एक यूनिक फीचर ये है कि उसका मेंबर जो होगा वो एक ही होगा, जिसमें यूनिक फीचर ये है कि प्राइवेट कंपनी में आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो भी मेंबर बन सकती है लेकिन ओपीसी में नहीं बन सकती। ये समझ में? प्राइवेट कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, बट ओपीसी में नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं सर अलग अलग। ओपीसी कंपनी में मैक्सिमम एक ही मेंबर हो सकता है, बट प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या बोला गया, क्या कहता है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, ठीक है, ऐसा यहां पे बोला गया। तो देखिए यहां पे क्या लिखा, मैक्सिमम मेंबर्स और द ओनर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी shall not be more than 200, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए बोले। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब, लेकिन हाँ इसमें एक बात और ध्यान से सुनिएगा। क्या बोले? इसमें फिर से कहा गया है एक्सेप्ट पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स। ये पॉइंट को बच्चों को समझने के लिए काफी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए ये पॉइंट पे पूरा फोकस कीजिएगा। सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको समझने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या मैं
एम्प्लॉइज को मालिक बोल सकता हूं क्या कंपनी का, हाँ या ना? क्या एम्प्लॉइज कंपनी के मालिक होते हैं क्या? अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, क्या आप उस कंपनी के मालिक कहलाओगे क्या? क्या आपको उस कंपनी का मेंबर कहा जाएगा क्या? ये बता दो आप, आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं सर, एम्प्लॉइज जो है वो मालिक नहीं होते। एम्प्लॉइज क्या होते हैं? नौकर होते हैं सर। बट सेलोमन वाले केस में क्या कहा था कि अगर किसी एम्प्लॉय के पास में कंपनी के शेयर्स भी हैं तो वो मालिक भी कहा जा सकता है। याद आया? एक पर्सन जो है वो डिफरेंट कैपेसिटी में काम कर सकता है कंपनी में, ऐसा मैंने कहा था? बोले हाँ सर कहा था। अब ये ध्यान से सुनिएगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है मेरे भाई ए प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? बोले ठीक है साहब। अब ये ध्यान से सुनो, इसमें ना कुल मिला के 120 लोग हैं, ठीक है, जो कि क्या है, कंपनी में सिर्फ मेंबर्स हैं। एक 120 लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी में सिर्फ मेंबर्स हैं। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में हमने कहा सर, बोले 80 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, लेकिन 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 ये ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? ये बोले सिर्फ एम्प्लॉइज है। इन्होंने कंपनी में ना ही तो कोई शेयर्स लिए हुए हैं और ना ही बोले वो कंपनी में क्या बने हैं, मेंबर बने। ये समझ में? आप बोले ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात सर, बोले कंपनी में तकरीबन 40 ऐसे लोग हैं जो कि बोले कंपनी में सबसे पहली बात तो एम्प्लॉइज भी हैं, प्लस ये लोग क्या हैं, ये बोले मेंबर्स भी हैं। 40 लोग क्या हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, और ये लोग क्या हैं, मेंबर्स भी हैं। बोले ठीक है भाई साहब। अच्छा, इसके अलावा कंपनी में बोले 60 लोग ऐसे हैं जो कि पास्ट में वो एम्प्लॉइज हुआ करते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो क्या है, मेंबर्स है। मतलब अब क्या वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं क्या? नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया सर, लेकिन अब बोले वो कंपनी में मेंबर्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, हमारी कंपनी में टोटल मेंबर्स कितने हैं, ये बताओ। तो आपका जवाब क्या आएगा? सर बोले देखो 120 हमारी कंपनी में मेंबर्स हैं, ठीक है। दूसरा सर बोले 40 हमारी कंपनी में मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय प्लस मेंबर। तीसरा सर बोले 60 हमारी कंपनी में क्या है, मेंबर्स हैं, जो कि आज मेंबर्स हैं लेकिन पास्ट में वो बोले एम्प्लॉयज रह चुके हैं। यानी कि इन टोटल अगर आप यहां पे बात करोगे तो कितने हो गए, 220, सॉरी 220। यहां पे इन टोटल अगर आप बात करोगे तो आपको कौन दिखाई दे रहा है, बोले मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। हो सर, कानून ने क्या बोला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है कि आपके यहां 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। कितने हो गए सर, 220 हो गए। क्या हमने लॉ तोड़ दिया? बोले नहीं ना सर। बोले क्यों? अरे सर, हमारे यहां अगर मैं प्योर मेंबर्स के बारे में बात करूं तो वो कितने हैं, 120। सर ये इनको तो आप काउंट ही मत करो ना। सर क्यों काउंट नहीं करूं? अरे भैया वो सिर्फ मेंबर्स नहीं है, वो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं और या फिर एम्प्लॉय रह चुके हैं, इनको काउंट मत करो। मतलब क्या हमने लिमिट को क्रॉस किया है क्या? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, नहीं सर, हमने लिमिट को क्रॉस नहीं किया है। अच्छा एक बात बताओ सर, ये इनकी बात करनी है क्या? नहीं ना, इनकी बात क्यों करनी है? इनके पास में ना ही तो कंपनी के शेयर्स हैं, ना ही ये लोग कंपनी के मेंबर्स बने हैं, इनकी बात क्यों करनी है? क्यों करेंगे इनकी बात? नहीं करना। ये समझा? इनका डाउट जा रहा था कि इनको मैं मेंबर्स की लिमिट में काउंट करके चलूं या नहीं चलूं। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर तुम्हारी कंपनी में सारे के सारे मेंबर्स मिलाकर, सारे के सारे मेंबर्स मिलाकर अगर बोले वो 220 हो रहे हैं तो क्या तुमने कंडीशन को कंप्लाई किया क्या? जवाब आ रहा है हाँ सर किया। क्यों किया? अरे क्योंकि हमारी कंपनी में जो सिर्फ मेंबर्स है वो अभी कितने हैं, 120 ही हैं, 200 के आसपास भी नहीं है। बोले हम, अरे कैसी बात कर रहे हो, 220 पे चले गए तुम तो। अरे सर वो सिर्फ मेंबर्स नहीं है सर, वो या तो आज भी हमारी कंपनी में मेंबर होने के साथ साथ एम्प्लॉयज भी हैं, और या फिर
आज बोले वो मेंबर है, लेकिन पास्ट में वो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय भी रह चुके हैं, और जब वो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में थे ना, उस टाइम हमने उनको क्या दिए थे, कंपनी के शेयर्स दिए थे और मेंबर बनाया था। उस टाइम हमने उनको कंपनी के शेयर्स दिए थे और मेंबर बनाया था। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोलिए जल्दी से, क्या ये समझ में आ गया क्या? बोले हाँ सर, ये समझ में अपने को आ गया। तो क्या कहा गया है ये जान। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस से रिवाइंड करेंगे और ध्यान से इत्मीनान से समझेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में नहीं आ, इत्मीनान से समझेंगे ये वाले पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट आपको आज भी आ रहा है। ठीक है, ये लेवल पार करने के बाद में जब आप इंटर लेवल पे जाओगे तो वहां पे भी आएगा, फाइनल पे भी आएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये पॉइंट को क्या करेंगे, आप दिमाग में अच्छे से रखेंगे। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से समझो। यहां लिमिट की बात कर, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता है कि शायद आपके पास में कितने मेंबर्स हैं, बोले 600 मेंबर्स है। सब प्राइवेट कंपनी में 600 कैसे हो सकते हैं? बोले सर देखो, बात ऐसी है कि इन 600 में से 199 हमारे पास में प्योर मेंबर्स है। समझ में आया? बाकी बोले 401 लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो बोले मेंबर्स तो हैं, लेकिन पास्ट में वो हमारे यहां एम्प्लॉइज थे, ठीक है, और या फिर आज के डेट में वो प्रेजेंट में हमारे यहां पे क्या है, एम्प्लॉइज है। ठीक है, तो ऐसे 401 लोगों को मिलाकर अगर आपके मेंबर्स 600 भी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में? सिर्फ मेंबर्स कितने हैं, 199। लॉ तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा सर, 200 की लिमिट में सर चलेगा क्या, दौड़ेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ? तो सर ये 401 मेंबर्स जो हैं, क्या इनको मेंबर्स वाले राइट नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। क्या बोला गया है, बाहर वाले जो लोग रहेंगे ना, जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उन लोगों को 200 के ऊपर मत लेके आना। अच्छा सर, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, लोग पूछते हैं सर लेके आ गए तो क्या होगा? तो आपकी कंपनी को प्राइवेट नहीं माना जाएगा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। प्राइवेट कंपनी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, राइट? ये समझ में? कोई पाप नहीं है सर। मैं तो बोले मैंने प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की थी क्योंकि पहले मेरा बजट कम था, ठीक है, लेकिन अब भगवान की दया से, दोस्तों की दुआ से और रिश्तेदारों की बदुआ से, जो है कि लगी नहीं मेरे ऊपर, मेरी कंपनी अच्छा काम कर रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसका मैं आईपीओ लेके आ जाऊं, जनता को शेयर्स इशू कर दूं। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी कंपनी आज के डेट में प्राइवेट कंपनी है, या छोड़ो प्राइवेट, सबसे पहले सब बोले ओपीसी कंपनी, क्या मैं अपनी ओपीसी कंपनी में एक और मेंबर ला सकता हूं? ले आओ, बना लो उसको प्राइवेट। आप अपनी ओपीसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। कल को जाके आपने कहा अब मुझे और मेंबर्स की जरूरत है, क्या मैं इसको पब्लिक में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस सर, अब बना लो इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्राइवेट कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हो तो आप आईपीओ लेके आ जाओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आईपीओ लाने के बाद आपकी कंपनी क्या नहीं बचेगी, प्राइवेट कंपनी नहीं बचेगी। काफी सारे बच्चे ऐसा सवाल पूछते हैं, सर अगर मेरी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब मेरी कंपनी कभी आईपीओ नहीं ला सकती ना? मैंने कहा हाँ बेटा, जैसे आज तुम कुंवारे हो तो कल को तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। सर क्यों? बोले शादी तो शादीशुदा लोगों की होती है ना। सेंस है कोई इस बात की? अबे मेरे भाई, डज इट मीन कि अगर आप किसी एक तरीके से अगर मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करते हो तो आप अगले लेवल पे नहीं जाओगे? काफी बार ऐसा होता है, बच्चे सवाल पूछते हैं, सर बोले मेरी कंपनी का आईपीओ नहीं आ पाएगा। मैं कहा क्यों? बोले सर प्राइवेट कंपनी है ना। फिर तो ये वही वाली बात हो गई कि यार तुम तो कभी कमाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम तो स्टूडेंट हो ना। अबे आज स्टूडेंट हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि कल जॉब नहीं मिलेगी, कल इनकम अर्न नहीं करोगे। सो बोले सॉरी मेरे बच्चे नहीं हो पाएंगे। क्यों? मैं कुंवारा हूं ना सर। डज इट मीन कि आगे चल के तुम्हारी शादी नहीं होगी? गलत डायरेक्शन में चीजों को लेके नहीं जाएंगे। ये समझ में आया? ये समझ में आया, राइट? आज बोले आज बच्चे हो, डज इट मीन कि कल को जाके आप आदमी नहीं बनोगे, मतलब बड़े नहीं बनोगे? डज इट मीन कि कल को जाके आपकी शादी नहीं होगी? डज इट मीन कि आपके कल को जाके बच्चे नहीं होंगे? होंगे ना? बोले हाँ सर। पर क्या तब आप कुंवारे रहोगे? नहीं सर, सॉरी बोले कुंवारों के तो बच्चे ही नहीं होते ना सर।
शादी नहीं होती ना कुंवारों की, तो इज इट सो? नहीं। ये समझ में आए? तो आप किसी भी टाइप की कंपनी, अच्छा रिवर्स भी कर सकते हो, हाँ रियल लाइफ में रिवर्स नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो पब्लिक कंपनी को वापस से प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो और प्राइवेट कंपनी को वापस से ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। बस लॉस कंप्लाई करने पड़ेंगे, कानून जो है उसका पालन करना पड़ेगा, फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझ में आया क्या मेरे दोस्त, हाँ या ना? राइट, ये था आपका सेकंड वाला पॉइंट। और यहां पे आता है मेरे भाई तीसरा एक और पॉइंट, तीसरा एक और पॉइंट यहां पे आता है। ये क्या कहता है? ये कहता है दैट देयर शुड बी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? नॉट अलाउड, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर पहले वाला पॉइंट और दूसरे वाला पॉइंट, पहले में वर्ड यूज किया गया है रिस्ट्रिक्शन, क्या वहां पे मना किया गया है क्या? नहीं सर, वहां रिस्ट्रिक्ट किया गया। तीसरे में पॉइंट यूज किया गया है प्रोहिबिट, क्या वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया गया? नहीं, मना कर दिया गया, अलाउड ही नहीं है, कैसे भी नहीं। साम दाम दंड भेद जो करना है कर लो, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी करना चाहूं तो पब्लिक में कन्वर्ट करो। ये समझा क्या कहता है? सब बोले प्रोहिबिट इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। आप क्या नहीं कर सकते? आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकते हो टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी। ये समझ में आया क्या भाई साहब? सर आप 200 लोगों तक जा सकते हो, लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा गया है कि जनरल पब्लिक जो है आप बोले उसको इनविटेशन नहीं दे सकते। अच्छा एक सवाल आता है, सर ये व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि जनरल पब्लिक को इनविटेशन नहीं दे सकते? डज इट मीन कि खाली अपने फ्रेंड्स को बुला सकते हैं, अपने फैमिली जो है या अपने रिलेटिव जो है उनको ही बोल सकते हैं? डज इट मीन दैट? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आप में से जितने भी लोग हैं, मैं आपको नहीं जानता हूं आप कौन हो कौन नहीं हो, क्योंकि आई डोंट नो कि कौन इंसान ये वीडियो को फिलहाल देख रहा होगा। कुछ लोगों को शायद मैं जानता हूं और कुछ लोगों को शायद मैं नहीं जानता हूं। ये समझ में? मैंने कहा सुनो मेरे भाई, मेरी प्राइवेट कंपनी है, तुम में से कोई भी चाहे तो मेरी कंपनी का शेयर परचेज कर सकता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आंसर है नहीं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते। बट मैंने कहा सृष्टि कुमारी हुई 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 हुई, क्या तुम मेरी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहती हो क्या? क्या आपने सृष्टि कुमारी को देखा है क्या? नहीं सर मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। अच्छा दूसरा, मोहंती, मोहंती क्या आप मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हो क्या? दिव्यांशु क्या आप मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हो क्या? जसमीत क्या आप मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हो? सेजल क्या आप मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हो क्या? ऐसे अगर नाम बोलकर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स देना चाहो दे सकते, लेकिन ध्यान ये रखिएगा सेजल के नाम का लेटर होना चाहिए, जसमीत के नाम का लेटर होना चाहिए, सृष्टि के नाम का लेटर होना चाहिए, दिव्यांशु के नाम का लेटर होना चाहिए, सुयोग के नाम का लेटर होना चाहिए। ये समझ में? नंदिनी के नाम का लेटर होना, जिसको आप शेयर्स देना चाहते हो प्राइवेट प्लेसमेंट के तौर पे, उसका क्या बोला आपने? जनरल ऑफर दे दिया, कोई भी बंदा मेरी कंपनी के। सर प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसको अगर मैं सही तरीके से बताऊं कि क्या कहना चाहता हूं तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस बस ये इतना ही मतलब है। आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जनरल पब्लिक को बोल दिया भैया जो आके मेरी कंपनी का शेयर लेना चाहता है वो ले सकता है, उसे कहते हैं क्या? प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये करना। या फिर और कैन नॉट ब्रिंग आईपीओ और एफपीओ, या फिर इसको आप नाम दे सकते हो क्या? पब्लिक इशू, ठीक है।
आप में से कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ क्या किया होगा, ये वाली बात को सुना होगा, वो क्या बोलेंगे, प्रवीण सर प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं लेके आ सकती है सर, गॉट द पॉइंट, आप ही ने पढ़ाया है सर, फिर कल को जाके आप ही बोल रहे हो इंटर लेवल पे आने के बाद में, सेकंड लेवल पे आने के बाद में, कि जो आपकी कंपनी है ये क्या कर सकती है, आईपीओ लेके आ सकती है। ध्यान से सुनो, कुंवारा लड़का जो होगा, कुंवारे लोग जो होंगे वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, हाँ या ना, बोले नहीं सर नहीं कर सकते। हे भगवान, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। बोले सर हम बोले बच्चे पैदा नहीं कर सकते। डज इट मीन कि आप शादी नहीं कर सकते? कौन कर सकता है? शादीशुदा कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, कुंवारे को शादी करनी पड़ेगी ताकि आप क्या कर सके, जायज तरीके से बच्चा पैदा कर सके। ये समझ में आया? तो डज इट मीन कि प्राइवेट कंपनी जो है वो आईपीओ लेके नहीं आ सकती? ला सकती है, लेकिन ये प्राइवेट वाला तमगा जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? पब्लिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये समझ में आया? तो प्लीज ये डाउट मुझे आगे चल के कभी भी मत पूछिएगा, हाँ सर नहीं ना प्राइवेट कंपनी, आप सर आपने पढ़ा, झूठ मत बोलो सर, आप ही ने पढ़ाया था कि प्राइवेट कंपनी आईपीओ लेके नहीं आ सकती है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को जनता को इश्यू नहीं कर सकती है या प्रोस्पेक्टस नहीं दे सकती। ऐसी बात नहीं बोलने का। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या भाई साहब सभी लोगों को? जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब, तो ये बात जो है उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरी बात, सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनी सिक्योरिटी ओवर हियर? आपने यहां पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्या नाम दिया? एनी सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है चाहे वो इक्विटी वाले शेयर्स होंगे, चाहे वो प्रेफरेंस वाले शेयर्स होंगे, चाहे वो डिबेंचर्स के बारे में बात आप कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो बॉन्ड्स के बारे में आप बात कर लीजिए, ठीक है, और चाहे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, इवन पब्लिक से आप डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और चाहे वो एनी अदर सिक्योरिटी के बारे में बात कर लीजिए। ये समझ में आया क्या वैसा? ये कहता है आपका ये प्राइवेट कंपनी का टर्म। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। चलिए अब इसके बाद में बढ़ते हैं अपन आगे, और यहां बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में। अच्छा ये सिर्फ आपका आर्टिकल बोलता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं वापस से, अगर बोले मेंबर्स की बात की जाए, हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन ध्यान से, मेंबर्स बोले आपके मिनिमम होने चाहिए कितने? 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सब बोले 200, लेकिन ध्यान रखना क्या दिया गया है? एक्सेप्ट पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, इनको काउंट मत करना। बोले जो पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज है ना उनकी बात मत करना, ठीक है? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर बोले मैं डायरेक्टर्स के बारे में बात करूं तो डायरेक्टर्स के बारे में बात करोगे तो ये भी वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां पे चार्ट आपका अच्छा बन जाएगा। मिनिमम 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 15 हो सकते हैं सर। बाकी अपन यहां से कॉपी कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। अगर 15 से भी आपको ज्यादा करने होंगे तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी के मेंबर्स का, ठीक है, उनकी मीटिंग बुला के। ये समझ में आया? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर मैं प्राइवेट कंपनी के नाम के बारे में बात करूं, ठीक है, नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी shall end with the word private limited, ठीक है। लिमिटेड वर्ड जो है वो ये बताता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, और प्राइवेट वर्ड ये बताएगा कि कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां एग्जाम्पल की बात करूं तो सब बोले ए प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। तो ये सारी बातें होगी किसको लेके? प्राइवेट कंपनी को लेके। और अब इसके बाद में लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं अगले टाइप की कंपनी के बारे में, जिसका नाम क्या है? पब्लिक कंपनी। सब बोले अगर मैं पब्लिक कंपनी के बारे में बात करूं, जिनको सेक्शंस याद नहीं होते वो ध्यान मत देना, क्योंकि आपको याद ही नहीं होता, ठीक है। सब बोले सेक्शन दिया गया है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71 किसका? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का। और बहुत ही छोटी मोटी बातें जो वो बोली गई, क्या कहता है वैसा ध्यान से सुनिएगा। बोले सब पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी, ठीक है, इज अ कंपनी, ये पूरा कॉपी पेस्ट, इसमें कोई फर्क नहीं, सेम। कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रोस्क्राइब। पहले यहां कुछ और लिखा हुआ होता था लेकिन उसको चेंज कर दिया, अब क्या कह दिया? रूल बताएगा, बोले गवर्नमेंट जो आपकी होगी वो आपको बता दी, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बोली आपको, बहुत बड़ी बात बोली। क्या बोले? पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी हैविंग द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड which is not a private company। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लॉ मेकर्स ने बोला है। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। बोले ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे पब्लिक कंपनी कहा जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये देखो यहां पे अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर, तुमको तो याद ही नहीं होते, कौन सा कौन सा याद नहीं होता तुमको? बताओ सर एक बार। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर कौन सा याद नहीं होता बेटा? कौन सा याद नहीं होता है? 71 वाला याद नहीं होता। देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है ब्लू के नीचे में, 71 पब्लिक कंपनी मतलब ए कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, इतनी इंपॉर्टेंट बात अगर आप हमको नहीं बताते तो हमको पता कैसे चलता? चरण कहां है सर आपके? साष्टांग प्रणाम करना चाहते हैं आपको, दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं आपको, कहां है आपके कदम? राइट, बट ठीक है, मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में ये कहा गया भाई साहब। देखो आपने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की 3 कंडीशंस को वहां पे पढ़ा आपने, बराबर। ये कंपनी ऐसे कोई कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करती है, दैट्स व्हाई सिंपली बोल दिया क्या? नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और फिर क्या कहता है? हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये समझ में आया क्या भाई साहब? सर ये गलत है सर, आपने नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख दिया। 11वीं 12वीं नहीं है, ठीक है, 11वीं 12वीं में नहीं है जहां पे आपको वर्ड टू वर्ड उसी सीक्वेंस में आपको कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये समझ में आया? ठीक है सर, चलिए ये हो गया। अच्छा आगे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्या? बट ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि सर द कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसी कंपनी जो कि क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। क्या है? अगर बोले वो एक सब्सिडरी है ऑफ अ पब्लिक कंपनी, shall be deemed to be a public company। ये समझेंगे भाई साहब यहां पे ध्यान से।
शेल बी क्या बोला, डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। सर मतलब वैसे अगर आप बात करोगे तो बोले तुम दूसरी कैटेगरी के इंसान हो, लेकिन हमने तुमको मान लिया कि तुम ये कैटेगरी के इंसान हो। वो शायद आपने देखा होगा ना, एक वो फेक रोडीज वाला कुछ तो भी आता है, उसमें एक पॉइंट आता है, बोले कि तू होती है सामने, मतलब कंटेस्टेंट बैठा होता है और यहाँ पे राजीव का डुप्लीकेट बैठा होता है, गंदी गंदी गालियां देता है, हेडफोन अलर्ट, ठीक है ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोले चिल्ला के बोलता है, अबे तू हुतिया है, बोले तू हुतिया है, बोले नहीं मैं नहीं हूं, तू है, तेरे को पता नहीं है पर तू है। वही वाली बात यहां पे किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी है, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है ए प्राइवेट लिमिटेड, आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड, आई एम अ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। लेकिन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71 उसे कहता है कि चूंकि तू बोले पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो तू डीम्ड पब्लिक कंपनी है। वो कहता नहीं मैं प्राइवेट कंपनी हूं, मैं डीम्ड पब्लिक कंपनी नहीं हूं। बोले नहीं तू है, तुझे पता नहीं है पर तू है, तुझे पता नहीं है पर तू है, बोले डीम्ड पब्लिक कंपनी। ये समझ में? सर ये नहीं समझा सर। सवाल ये आता है कि ये जो टर्म आपने यहां पे यूज किया है सब्सिडरी कंपनी, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसके बारे में अपन आगे चल के पढ़ेंगे। हालांकि डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 ऑफ, नहीं तुम ध्यान मत दो, तुमको याद ही नहीं होते ना, तुमको सेक्शन याद नहीं होते, तो ये याद मत कर लेना कि सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और प्रवीण सर का तरीका भी यूज मत करना कि जहां पे कोई वर्ड आता है वहां पे तुमने ऐसे मुंह उठा के सेक्शन लिख दिया, तरीका थोड़ी ये कोई, दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। प्रवीण सर की तरह तुम हरकत मत करना ये वाली चीज कि जहां सेक्शन का मतलब कोई भी रेफरेंस वगैरह आता है, जैसे सब्सिडी वर्ड यहां पे आ गया तो मुंह उठा के तुमने भी वहां पे क्या लिख दिए, सेक्शन लिखने की वहां पे कोशिश कर ली। ये मत कर लेना, इससे याद हो जाएगा और तुमको याद करना ही नहीं है। तुम्हारा तो उसूल है ना, तुमको सेक्शन वगैरह याद होते नहीं है तो तुम करते भी नहीं हो, तो प्रवीण सर का तरीका यूज मत कर लेना ऐसा। ये समझ में आया? चलिए भाई साहब, ठीक है। क्या कहता है सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे, बट यहां पे ध्यान रखना। सर बोले एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, ठीक है, ये क्या है सर? ये बोले एक पब्लिक वाली कंपनी है, ठीक है। दूसरी एक और कंपनी है जिसका नाम है बी प्राइवेट लिमिटेड। सर ये क्या है? ये बोले प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट वाली कंपनी है, बोले ये वाली। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब, लेकिन सर ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, अब ये सब्सिडरी कंपनी कब होगी ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे, और मान लो कि ए जो है वो इसकी होल्डिंग कंपनी है, गॉट द पॉइंट? तो माना कि तुम पैदा हुए थे प्राइवेट कंपनी के तौर पे, माना कि तुम पैदा हुए थे प्राइवेट कंपनी के तौर पे, लेकिन उसके बावजूद तुमको क्या कहा जाएगा? डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। क्या कहा जाएगा उसको? डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर, इसको मैं यहां पे ले लेता हूं एग्जाम्पल को, ठीक है। फिर इसके बाद में छोटी मोटी बातें कि नेम जो रहेगा, नेम ऑफ पब्लिक कंपनी शेल एंड with the word limited। एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको यहां पे। एग्जाम्पल रिलायंस लिमिटेड, एग्जाम्पल BHEL भेल, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो BHE लिमिटेड, राइट। या फिर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसको नाम क्या दिया जाएगा? स्टील अथॉरिटी इंडिया, बट पीछे में वर्ड क्या यूज किया गया है? लिमिटेड, ठीक है। या फिर इसके अलावा टाटा स्टील लिमिटेड, गॉट द पॉइंट? तो ये सारी की सारी कंपनीज जो आपकी रहेंगी ये क्या रहेगी? पब्लिक कंपनी रहेगी, गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर बोले आप मेंबर्स के बारे में बात करोगे, ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप बोले डायरेक्टर्स के बारे में बात करोगे,
मेंबर्स बोले मिनिमम रहेंगे 7, ये ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। पता लगा डायरेक्टर्स वाला मेंबर्स में लिख के आ गए और मेंबर्स वाला डायरेक्टर्स में लिख के आ गए, ऐसा मत कर देना, ठीक है। डायरेक्टर्स में अगर मिनिमम की बात करते हो तो 3 बोला गया, गलती क्या करते हो आप लोग, मेंबर्स की जगह 3 करके आ जाते हो, ठीक है, ऐसा मत कर देना। मेंबर्स जो रहेंगे वो मैक्सिमम बोले कोई लिमिट नहीं है, बट डायरेक्टर्स की बात करूँ तो मैक्सिमम 15 रहेंगे। और सर मैं तो 15 से भी ज़्यादा करने के बारे में सोच रहा था, तो कर लेना, मना कौन कर रहा है, ठीक है। इवन इफ यू वांट तो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हो, ये समझ में आया क्या वैसा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी, राइट। ज़्यादा हो गया क्या, चलिए वैसा। अच्छा आपको याद नहीं होते हैं, आपको याद नहीं होते हैं, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, ज़रा बताओ तो ओपीसी कंपनी का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 62, आपको याद नहीं होता। प्राइवेट का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68, फिर इसके बाद में पब्लिक का सब बोले सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। गॉट द पॉइंट, चलिए सर, दैट्स इट। ये मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। फटाफट नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लॉ या ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, 3 टाइप की कंपनीज की बात अपन ने की थी, इसका फोटो ले लीजिए। फिर इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, वैसे तो बड़े 2 टाइप के होते हैं, लेकिन अब अगर आप चाहो तो 3 टाइप भी बोल सकते हो, ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। फिर इसके बाद में अगर मैं ओपीसी के बारे में बात करूं तो ये फोटो ले लो भाई साहब इसका, राइट। फिर उसके बाद में प्राइवेट वाला जो है, इसको तो ज़्यादा जूम करना पड़ेगा, ये देख लो भाई साहब। हाँ, इसको मैं कट करके इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो, इसको भी बड़ा कर दिया जाए, जगह है अपने पास में। सॉरी, इतना भी बड़ा नहीं करना था, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है इसका फोटो ले लीजिए, इतना जो फ्रेम है इसका फोटो आप ले लीजिए यहाँ तक का। फिर इसके बाद में ये वाला जो पार्ट था इसका फोटो ले लीजिए। फिर इसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट आपका ये था, नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी और मेंबर्स का फोटो ले लीजिए। फिर उसके बाद में डायरेक्टर्स का फोटो जो है ये भी आप ले लीजिए, ठीक है। इसको भी थोड़ा सेट कर देते हैं अपन, यहाँ ले लिया, इसको कट करके यहाँ ले लिया और इसको अपन ने जूम कर दिया, ठीक है। मेंबर्स का भी और डायरेक्टर्स का भी दोनों आ जाएगा। और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको ध्यान रखिएगा भाई साहब, कि जनरल पब्लिक का मतलब जो है वो क्या होता है और एनी सिक्योरिटी का मतलब जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। फिर आता है आपका पब्लिक वाला, पब्लिक कंपनी सेक्शन, जो कि आपको याद नहीं होता है, उसका भी फोटो ले लीजिएगा। राइट। फिर उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है इसका फोटो ले लीजिएगा।
नीचे वाला जो पार्ट है इसका भी फ़ोटो ले लीजिएगा, और डायरेक्टर्स वाला तो आप खुद से लिख ही सकते हैं, बट फिर भी इसको मैं पूरा जूम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देंगे, हाँ जी। तो इसमें क्या होगा कि पूरे का फ़ोटो जो है वो आप ले पाओगे। ठीक है, ये पब्लिक कंपनी का हो गया। प्राइवेट कंपनी का तो ऐसे ही लेना पड़ेगा आपको। ओपीसी कंपनी का यहाँ तक का जूम कर सकते हैं अपन ऐसा। ठीक है, और ये वाला चार्ट तो अभी अपना बनना स्टार्ट हुआ है, जो कि अगली क्लास में आपका हो जाएगा। दैट्स इट भाई साहब, यहीं तक ही रुकते हैं आज के लिए।